होता है। एंगल ऑफ डेविएशन का लेस डेंसिटी और मोर डेंसिटी से रिलेट नहीं कॉन्सेप्ट हमारे क्लासिकल पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से ऑफ अ मटेरियल डिपेंड। ये जो एनर्जी हम लोग ऐसी एनर्जी, यहाँ पे एक चीज जो कि अगर हम हीटिंग इफेक्ट पर कौन-कौन से, अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करके, हमें यह समझना है कि किरचॉफ्स लॉ का यूज करके हम लोग कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बिटवीन द टू टर्मिनल्स। इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ले रखा है और इस एग्जाम्पल में हम लोग को कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। हमारे इस सर्किट में ढेर सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, देयर आर 12 रेजिस्टेंस, और हमने क्या कंसीडर किया है कि ऑल रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल। सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हैं और हमने सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू R ओम की कंसीडर कर रखी है। तो हमें इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है किन दो पॉइंट्स के बीच टर्मिनल्स के बीच में, A और C के बीच में। अब ऐसे हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को तब सॉल्व करने जाएंगे बच्चों जब हम ये डिटरमाइन ना कर पाए कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट दिया हुआ है वो सीरीज में है या पैरेलल में। तो जब इस तरह की सिचुएशन अराइज हो कि हम ये जस्टिफाई नहीं कर पाए कि सीरीज अरेंजमेंट रेजिस्टेंस का है या पैरेलल अरेंजमेंट, तो ऐसे सिचुएशन पे हम लोग किरचॉफ्स लॉ का भी हेल्प ले सकते हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को हम लोग को फॉलो करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए यूजिंग किरचॉफ्स, और वो स्टेप्स कुछ ऐसे हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि क्या कहा गया है हमारे प्रॉब्लम में कि हमको दो टर्मिनल, वो दो टर्मिनल कौन कौन से हैं, टू टर्मिनल्स आर ए एंड सी, इनके बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो अब अगर इनके बीच की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करनी है तो स्टेप नंबर 1 ये है। हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे इस प्रोसेस के लिए, और जिसमें सबसे पहला स्टेप हम लोग ये करने वाले हैं बच्चों कि जिन दो टर्मिनल्स के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उन दो टर्मिनल्स के बीच में हम एज्यूम कर लेंगे कि एक ईएमएफ लगा हुआ है, एक सेल लगा हुआ है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां पे हमको कैलकुलेट करना है ए और सी के बीच में, तो हमने इन दो टर्मिनल्स के बीच में हमने एज्यूम कर लिया एक सेल। पहला स्टेप क्या है बच्चों कि हम लोगों को अपने वो दो टर्मिनल, जिन दो टर्मिनल्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, उनके बीच में एक सेल को एज्यूम कर लेना है और मान लेते हैं कि उस सेल का ईएमएफ कितना है, ई वोल्ट का। सेल की पोटेंशियल कितनी सप्लाई कर रही है, ये सेल ई वोल्ट की पोटेंशियल सप्लाई कर रही है। ये है हमारा स्टेप नंबर 1 कि हमको क्या करना है, एक सेल एज्यूम कर लेना है उन दो टर्मिनल्स के बीच में। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि हमको किरचॉफ्स का यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं। और वो स्टेप्स में पहला स्टेप क्या है कि हमको दो टर्मिनल्स, जिन दो टर्मिनल्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उन दो टर्मिनल्स के बीच में हम एक सेल लगा लेंगे और उस सेल की ईएमएफ कितनी मान ली, ई। क्योंकि अगर ये ईएमएफ सेल, ई एक सेल लगा हुआ है, तो यहां से एक करंट पास हो रहा होगा इस सेल के थ्रू। उस करंट को हमको स्टेप नंबर 2 क्या है, अज्यूम कर लेना है कि हमारा आई करंट पास हो रहा है, और इस आई करंट को सारे ब्रांचेज में एज पर द नॉलेज ऑफ किरचॉफ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, पहला स्टेप कि उन दो टर्मिनल्स के बीच में हम एक सेल ले लिए, जिन दो टर्मिनल्स के बीच में हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी थी, और क्योंकि सेल लगाया हुआ है तो करंट पास हो रहा होगा, और करंट को एज्यूम करना है। हमने यहां क्या एज्यूम किया है, आई अमाउंट ऑफ करंट, और इस आई अमाउंट ऑफ करंट को इस सारे ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है जैसे किरचॉफ सप्लाई हो पाए। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हमने यहां पे ऑल रेजिस्टेंस आइडेंटिकल ले रखे हैं, इसलिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे लिए आसान होगा बच्चों। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक कंडीशन पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आसान हो। हमको किरचॉफ्स के लॉ को अप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट करना है। फिलहाल यहां पे वो डिस्ट्रीब्यूशन आसान होगा। ठीक है, तो मान लिया जाए यहां से आई अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है,
इस ए टर्मिनल पे आई अमाउंट ऑफ करंट गया और यहां से क्योंकि दो रेजिस्टर आर आर मैग्नीट्यूड के इक्वल मैग्नीट्यूड के लगे हुए थे इसलिए करंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो आई अमाउंट ऑफ करंट दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक पार्ट हो जाएगा I/2 और दूसरा पार्ट हो जाएगा I/2। सो द करंट बिटवीन A एंड E इज I/2 एंड द करंट बिटवीन A एंड H इज I/2। ये स्टेप नंबर 2 में हम लोग करने वाले हैं। फिर आगे देखा जाए, ये I/2 करंट E पॉइंट पे पहुंचने के बाद फिर से इक्वली दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पार्ट हमारा हो जाएगा I/4 और ये पार्ट हमारा हो जाएगा, इधर करंट जाएगा और वो करंट कितना होगा I/4। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे कैसे हैं? आइडेंटिकल रेजिस्टेंस R ओम का है। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस होने के कारण करंट जो दो ब्रांचेस में जा रही हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं। तो अगर I/2 करंट आ रहा है तो आधा करंट इधर जाएगा, दैट इज I/2 डिवाइडेड बाई 2, और हाफ करंट इधर जाएंगे, दैट इज I/2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज I/4। ठीक है, उसी तरीके से I/2 करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम H पॉइंट, H जंक्शन पे करेंगे तो यहां कुछ करंट जाएगी और उस करंट की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी बच्चों? I/4, और H से D के तरफ जो करंट जाएगी उसकी भी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? I/4। ऐसा क्यों? क्योंकि फिर से दोनों रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है। नाउ अब जरा देखा जाए I पॉइंट पे, यहां से करंट आ रहा है I/4, यहां से करंट आ रहा है I/4। तो I/4 करंट आया, दोनों करंट मिलके कितने हो गए? दोनों करंट मिलके I/4 प्लस I/4 दैट इज I/2, और यहां से I/2 फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसका मतलब इधर जाने वाला करंट कितना हो गया? इधर जाने वाला करंट फिर से I/4 और इधर जाने वाला करंट फिर से I/4 हो गया, I/4। तो हम लोग इस ब्रांचेस में भी करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अभी इस ब्रांचेस का करंट बचा हुआ है हमारा, तो अगर यहां से I/4 करंट आ रहा है तो इधर जाने वाला करंट कितना होगा? I/4 होगा, क्योंकि बी जंक्शन पे अगर I/4 करंट आता है तो जाने वाला करंट भी I/4 ही होगा। नाउ I/4 यहां से आते हैं, I/4 यहां से आते हैं, तो F पे क्या हो जाना है बताओ? ये दोनों करंट आ रहे हैं तो F से करंट का जो ये पार्ट होगा वो क्या होगा? जाएगा। और कितना जाएगा? I/4 आया तो इधर से कितना जाएगा? I/2। उसी तरीके से यहां से I/4 करंट आ रहा है तो इधर कितना करंट जाएगा? दैट इज सेम I/4, और ये I/4 यहां G जंक्शन पे जब मिलेगा, I/4 यहां से, I/4 यहां से, तो यहां से कितना हो जाएगा? I/2, और ये I/2 और ये I/2 मिलके इस ब्रांच से करंट पास होंगे, दैट इज I। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर एक ब्रांच में हम लोगों ने करंट को एज्यूम कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, एज्यूम करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब थोड़ा मैं यहां पे आपको कैलकुलेशन में थोड़ी चीजें बताने वाला हूं। अगर देखा जाए कि हमने यहां I करंट लिया था तो यहां I/2, यहां I/2, I/4, I/4, I/4 ऐसे आ रहे हैं कैलकुलेशन हमारे, इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। तो अगर हम यहां का करंट 4I ले ले बच्चों, यहां पे हमने क्या किया? अगर I करंट लिए थे तो यहां कितना गया? I/2 और I/2, तो यहां अगर हम 4I टाइम्स करंट ले ले, 4I करंट ले ले तो यहां कितना चला जाएगा? फिर यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2I करंट इधर जाएगा और 2I करंट इधर जाएगा, और ये 2I करंट यहां दो पार्ट में डिवाइड होगा, I और I। फिर ये I/4 क्या हो जाएगा? तो ऐसे हम देख रहे हैं कि अगर हम I को, I आगे चल के I/2 में डिवाइड हुआ और वो I/2 I/4 में डिवाइड हुआ था, और ये 2, 4 बाद में हमारे पास कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो डिनोमिनेटर में बड़ा बड़ा इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, लंबे लंबे एलसीएम्स लेने पड़ेंगे। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो I करंट है उसको मैंने कितना ले लिया? 4I। I को किससे रिप्लेस कर लिया बच्चों? 4I से रिप्लेस कर लिया। तो अगर I को 4I से रिप्लेस करेंगे, I को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया? 4I से रिप्लेस करने का मतलब I को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया। उस तरह से I/2 को भी 4 से
मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब i/2 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 2i से। एंड सिमिलरली i/4 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? i से। ठीक है, तो यहां हम जो काम किए थे उस काम में जहां जहां हमारे पास i/2 है उसको किससे रिप्लेस कर ले? i/2 को 2i से। तो ये मैं 2i लिख ले रहा हूं। उसी तरह से i/4 को i से, i/4 को i से, i/4 को i से, i/4 को i से, i/2 को 2i से, 2 टाइम्स ऑफ i, 2 टाइम्स ऑफ i। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया कि यहां से 4i का करंट आया, 2i यहां गया, 2i यहां गया, i यहां, i यहां, i यहां, सारे हो गए। तो सेकेंड स्टेप हम लोगों ने सीख लिया। अच्छा, ऐसा मैं सिर्फ इसलिए किया हूं ताकि हमारे कैलकुलेशन में हमें मैथमेटिक्स के इक्वेशन में उलझना ना पड़े। ठीक है बच्चों, ओके। सेकेंड स्टेप ये हो गया हमारा क्या, कि हमने हर एक ब्रांचेस को एज्यूम कर लिया कि हर एक ब्रांचेस पे करंट कितना पास हो रहा है। नाउ थर्ड स्टेप, कि हम किरचॉफ्स के स्टेप नंबर थर्ड कि अप्लाई करेंगे हम केवीएल। हम क्या अप्लाई करने वाले हैं? केवीएल। उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन केवीएल अप्लाई करके बनाएंगे जितने हमारे सर्किट में अननोन है। ठीक है, और जितने भी इक्वेशन हम बनाने वाले हैं बच्चों, फिर से बोल रहा हूं, थर्ड स्टेप है कि हम लोगों को केवीएल अप्लाई करना है और नंबर ऑफ इक्वेशन डिफाइन करने हैं। केवीएल अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बनेगा हमारे पास सोर्स और लोड का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस का समेशन 0 वाला इक्वेशन बनने वाला है। तो केवीएल अप्लाई करते समय जितने भी इक्वेशन हमारे पास बन रहे हैं उन सारे इक्वेशन में से हमको कितने नंबर ऑफ इक्वेशन बनाने हैं? तो जितने नंबर ऑफ अननोन। हम केवीएल का अप्लाई करके उतने नंबर ऑफ इक्वेशन डिफाइन करेंगे जितने हमारे इस सर्किट में अननोन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? साथ में केवीएल अप्लाई करते समय हम लोग को यह बात ध्यान रखना है बच्चों कि अगर 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ रहे हैं तो उन सारे इक्वेशंस में एक ऐसा इक्वेशन जरूर होना चाहिए जिसमें आपने ये जो सेल लिया है उसके ईएमएफ को भी इंक्लूड करो। सो क्या समझ में आया? पहला स्टेप ये है कि हमको जिन दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है उनके बीच में एक सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट कर लेंगे और उसको हम लोगों ने कितना मान लिया? E। दूसरा, हम I करंट एज्यूम करके और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए डिफरेंट ब्रांचेस में। सारे ब्रांचेस में जो जो करंट, जितनी मैग्नीट्यूड का करंट जाएगा वो हम KCL अप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है? हम अप्लाई करेंगे KVL और डिफरेंट नंबर ऑफ इक्वेशंस बनाएंगे। अब कितने नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए आपको? पहला क्वेश्चन, तो जितने नंबर ऑफ अननोन उतने इक्वेशन। साथ में दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ इक्वेशंस जितने भी बने उनमें से एक इक्वेशन जरूर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका सेल भी इंक्लूड हो जाए। एंड लास्ट स्टेप, दैट इज फोर्थ स्टेप। और स्टेप नंबर 4 ये है बच्चों कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे E/I की रेशियो। एंड दिस E/I की रेशियो हमारे पास ER इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग E/R की I की रेशियो निकालेंगे। जो भी जितने नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगे उससे हम E/I की रेशियो निकालेंगे और वो E/I की रेशियो R इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप उन टर्मिनल्स के बीच में हमने सेल कंसीडर कर लिया, कंसीडरेशन हो गया। सेकेंड स्टेप, हम एक करंट एज्यूम करके उसको सारे ब्रांचेस में एज पर द सर्किट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सारे ब्रांचेस में करंट भी है। थर्ड स्टेप क्या है? अप्लाई करना है हम लोग को केवीएल। अप्लाई करते समय दो कंडीशन ध्यान रखनी है, जितने नंबर ऑफ अननोन उतने इक्वेशन बनने चाहिए। सेकेंडली, उन सारे इक्वेशंस में से एक इक्वेशन ऐसा होना चाहिए जो ये सेल इंक्लूड कर रहा हो। ठीक है बच्चों, तो यहां कितने नंबर ऑफ अननोन है? तो हम कहेंगे एक अननोन है, दैट इज करंट I, और यहां पे वो करंट हमने कितना ले रखा है? 4I। तो हमने एज्यूम्ड करंट कितना ले रखा है? 4I का। तो उस 4I की मैग्नीट्यूड को हम निकालने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलो। एंड देयर आफ्टर फोर्थ स्टेप। तो सबसे पहले ये थर्ड स्टेप अप्लाई करके देख लें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेप हमने अप्लाई कर रखा है। नाउ अब अगर हम यहां से शुरू करते हैं
इस पॉइंट से और ऐसे सेल में जाते हैं किसी ए बी सी एंड देयर आफ्टर यहां चले आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो इसको एक नाम दे देते हैं, दैट इज पी, एंड इसको नाम दे देते हैं क्यू। सो अप्लाई KVL फॉर कौन सा लूप? लूप P Q A B C एंड P। इस लूप के लिए अप्लाई किया। तो जैसे लूप लिखा है वैसे हम मूव करके देखेंगे, और यहां पे जो करंट की डायरेक्शन है उसको भी डिफाइन कर ले। ऐसे करंट पास हो रही है इस सर्किट में। ठीक है, तो P से Q के तरफ गए, हमारे पास सेल इनकाउंटर हुआ। सेल का नेगेटिव टर्मिनल पहले इनकाउंटर हुआ, इसलिए हम साइन यूज करेंगे पॉजिटिव, और क्या लिखे? प्लस E। हम पहुंच गए Q पे। Q से A के बीच में ना है रेजिस्टेंस लगा हुआ और ना सेल, और हम इसलिए यहां कहां पहुंच गए? A पे। अब A से B पे जाएंगे। A से B पे यहां पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन से हम मूव कर रहे हैं वो भी सेम है। तो ऐसे कंडीशन पे माइनस साइन 2i का करंट पास हो रहा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। ठीक है बच्चों, पहुंच गए E पे। E से फिर I अमाउंट का करंट पास हो रहा है और रेजिस्टर है R, तो माइनस IR। और अब हम कहां आ गए? B पे। B से फिर I अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है और रेजिस्टेंस है R, तो फिर यहां क्या साइन यूज करेंगे? माइनस IR। एंड आ गए F पे। F से 2i का करंट पास हो रहा है और रेजिस्टेंस कितना है? R, तो माइनस 2IR। कहां पहुंचा है? C पे। एंड C से फिर हम कहां आए? P पे, इसलिए इक्विवेलेंट टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया। क्लियर है? अब हमको क्या करना है, जरा कैलकुलेट करा जाए, इसको सॉल्व करा जाए। तो यहां से मिलता है E और -2 -1 और माइनस, तो मिलके कितना हो जाएगा? -2 1 3 4 5 6 6IR इक्वल्स टू 0। ये हमने इक्वेशन डिफाइन कर ली, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, किरचॉफ अप्लाई किया और इक्वेशन डिफाइन कर ली। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन डिफाइन कर लिया। कितने अननोन थे? सिंगल, इसलिए इक्वेशन भी सिंगल आया। अब आगे देखते हैं, हम लोग को स्टेप नंबर 4 कैलकुलेट करना है कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग को E/I की रेशियो चाहिए। तो अगर हम इसको इस तरफ कर ले इक्वेशन को, तो E इज इक्वल्स टू 6IR, यही होगा बच्चों। ठीक है, अब यहां पे E/I का रेशियो, अगर हम इस I को नीचे लेके आते हैं तो यहां कितना हो जाएगा? 6R। ठीक है, E/I की रेशियो को हम लोग निकाल लें, कितना आया? 6R। अब यहां ध्यान देना है बच्चों कि ये स्टेप 4 जो हमें कह रहा है, हम लोगों ने E क्या है? एज्यूम्ड पोटेंशियल, और I क्या है? एज्यूम्ड करंट। तो एज्यूम्ड पोटेंशियल अपॉन एज्यूम्ड करंट का रेशियो हम यहां निकाल रहे हैं R इक्विवेलेंट के बराबर। R इक्विवेलेंट क्या है? R इक्विवेलेंट हमारा है एज्यूम्ड EMF अपॉन एज्यूम्ड करंट। एज्यूम्ड करंट, ठीक है। बट अगर देखा जाए यहां पे, तो हमने E क्या एज्यूम्ड, अपने सर्किट में एज्यूम्ड EMF कितना लिया है? E, तो इसलिए E हमने रखा। क्या हमारा एज्यूम्ड करंट I है या 4I? 4I है। तो हम देखेंगे कि हमारा एज्यूम्ड करंट जो है वो 4I है। तो अगर एज्यूम्ड करंट अपॉन एज्यूम्ड EMF अपॉन एज्यूम्ड करंट की रेशियो निकालना है, तो हमको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैथ्स के हिसाब से। तब ये किसके बराबर होगा? ये होगा इसके बराबर, और ये क्या है? R इक्विवेलेंट। सो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 6/4 टाइम्स ऑफ R, एंड दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी 3/2 टाइम्स ऑफ R। तो इस सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना आया बच्चों? 3/2 टाइम्स ऑफ R, है ना? स्टेप इजी। इस तरह से हम लोग सिंपल स्टेप्स अप्लाई करके
किरचॉफ्स को लॉ को अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बिटवीन द टू टर्मिनल्स। स्टेप क्या होने चाहिए हम फिर से रिमेंबर करेंगे। स्टेप नंबर 1, दो टर्मिनल्स, जिन दो टर्मिनल्स के बीच का रेजिस्टेंस पूछा गया उसमें हम एक सेल एज्यूम कर लेंगे, उस सेल की ईएमएफ को ई मान लिया। देयर आफ्टर स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है कि हमने एक एज्यूम्ड करंट कंसिडर कर ली उस सेल से निकलने वाली, और उस करंट को हम सारे ब्रांचेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हमने यहां एज्यूम करंट कितना लिया? 4i, इसलिए जब डिस्ट्रीब्यूशन किया तो हमारे पास 2i, i और i आया। अगर हम i लिए थे तो हम देख रहे थे मैग्नीट्यूड अलग आ रहा था, तो हमने एज्यूम क्या किया है उसके बेसिस पे करंट होगा। देयर आफ्टर स्टेप नंबर 3 क्या है? हमको उतने नंबर ऑफ इक्वेशन बनाने होंगे केवीएल को अप्लाई करके जितने हमारे अननोन है। यहां हमारे पास अननोन क्या है? हमारे पास एक ही अननोन है, ठीक है, इसलिए हमने क्या किया? एक इक्वेशन डिफाइन करी। साथ में हमको यह भी ध्यान रखना है कि इक्वेशन डिफाइन करते समय हम ईएमएफ को जरूर इंक्लूड करेंगे एटलीस्ट वन इक्वेशन में, जो कि हमने यहां किया है, इक्वेशन में ईएमएफ को इंक्लूड किया है। एंड फोर्थ स्टेप ये होगा कि हम आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड ईएमएफ अपॉन एज्यूम्ड करंट होता है। तो यहां हम लोगों ने एज्यूम्ड ईएमएफ अपॉन एज्यूम्ड करंट की रेशियो पाई 6/4 टाइम्स ऑफ आर, और हम उसको कैंसिल करके 6 और 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 3/2 टाइम्स ऑफ आर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस के हम तरीके को सीख लिए, ये स्टेप्स फॉलो करके, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, इस न्यूमेरिकल का एक्शन आया 3/2 टाइम्स ऑफ आर। ठीक है बच्चों।